Hello everyone, welcome to one of the finest place to learn physics. I hope you all are fine. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एसी सर्किट्स के बारे में। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके वीआरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वीआरएमएस वैल्यू और वीएम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। बराबर है। तो राइट नाउ हम स्टार्ट करेंगे एसी सर्किट्स के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट एसी सर्किट्स है इस चैप्टर में जिसको पढ़ने के बाद आप अलग अलग तरह की जो है वो सर्किट्स एसी सर्किट बना सकते हो। तो मेनली हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। यस, हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं और वो तीन कंपोनेंट्स है कौन कौन से? आर, एल और सी। हमने पहले क्या पढ़ा? रेजिस्टर पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हमने कैपेसिटर पढ़ा, बराबर। थर्ड चैप्टर में रेजिस्टर पढ़ा और उसके बाद सिक्स चैप्टर में जो है हम इंडक्टर पढ़ चुके। तो इन तीनों कंपोनेंट्स का बिहेवियर एसी सोर्स के साथ क्या होता है, एसी सोर्स कनेक्ट करने के बाद ये कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो आज हम बताएंगे यहाँ पे, बराबर। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक जो है वो सर्किट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल एसी सर्किट जो हम सीखने वाले हैं उसमें पहली जो सर्किट है वो है एसी सर्किट विथ ओनली रेजिस्टर। एसी सर्किट विथ ओनली रेजिस्टर। उसके बाद जो सेकंड सर्किट है वो है एसी सर्किट विथ ओनली इंडक्टर। और थर्ड वन इज एसी सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर, बराबर। तीनों का बिहेवियर क्या है और वो बिहेवियर जानने के बाद हम है कंबाइन करेंगे, आरएल सर्किट बनाएंगे, एलसी सर्किट बनाएंगे, आरसी सर्किट बनाएंगे और लास्ट में हम एलसीआर सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, बराबर। तो वो सीखने से पहले इन तीन अलग अलग कंपोनेंट्स का बिहेवियर एसी सोर्स के साथ क्या होता है वो सीखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान दो। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट विथ ओनली रेजिस्टर। तो हमारा जो एसी सोर्स है, हमारा जो एसी सोर्स है वो काफी हद तक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखो जो एसी सोर्स है वो कुछ इस तरह से है और उस एसी सोर्स के साथ, उस एसी सोर्स के साथ मैं एक रेजिस्टर जो है वो लगा रहा हूं यहाँ पे। तो एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टर जो है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, रेजिस्टर आर। नाउ एसी सोर्स का वोल्टेज, एसी सोर्स के जो वोल्टेज है वो वीएम साइन ओमेगा टी है। क्या है बेटा? वीएम साइन ओमेगा टी। नाउ रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया तो सर्किट में क्या हो रहा है, मतलब अगर आप यहाँ पे वोल्टेज के साथ एसी सोर्स के साथ अगर रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हो, सर्किट में क्या हो रहा है उसका मतलब वोल्टेज कैसे चल रहा है, करंट कैसे चल रहा है, क्या ये डीसी की तरह ही बिहेव करेंगे? तो वो देखने के लिए हमारे पास करंट का इक्वेशन होना चाहिए। देखो वोल्टेज तो जो है वो साइन फंक्शन से चेंज हो रहा है, करंट कैसे चेंज होगा अगर वो पता चल जाए तो हम कुछ फेज है नहीं है वो सब यहाँ पे बता सकते हैं। तो पहले आपको सर्किट में से करंट फाइंड करना होगा और करंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बराबर है। चलो तो यहाँ पे वीएम साइन ओमेगा टी, मान लो कि कुछ टाइम पे ये टर्मिनल जो है, इस सोर्स का ये टर्मिनल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो करंट इस डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर वही टाइम पे यहाँ पे फ्लो होगा। तो रेजिस्टर में करंट कुछ इस तरह से। चलो तो यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करते हैं, बराबर। सो बाय अप्लाइंग केवीएल, केवीएल जो है वो क्या है, एक चीज सिंपल सी समझ लो कि केवीएल जो था वो ये था कि सिग्मा डेल्टा वी sum of potential, all the potential differences across the circuit is equals to 0. Sum of all the potential differences across the given circuit is 0. चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो एसी सोर्स जो है वो एसी सोर्स में से करंट निकला है ना, तो यहाँ पे पहले -2 प्लस जाओगे, ऐसे देखें
यहाँ पे। तो -2 प्लस जाओगे तो ये क्या होगा, देखो वोल्टेज जो है वो वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे करंट जो है वो हम जा रहे हैं, देखो हमारी जो डायरेक्शन है, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है, वो करंट की ही डायरेक्शन में है। तो Vm साइन ओमेगा टी माइनस आई आर इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, बराबर। चलो तो Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे बेटा, आई आर होगा। नाउ Im is equals to Vm sin ओमेगा टी, नीचे जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे R। नाउ इसी इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो कि I is equals to जो है वो Vm by R इंटू ये होगा साइन ओमेगा टी, बराबर है। I is equals to Vm by R इंटू साइन ओमेगा टी। नाउ इस Vm by R को मैं, इस Vm by R को मैं मैक्सिमम करंट जो है वो डिनोट कर देता हूं। इस Vm by R को मैक्सिमम करंट जो है वो बता रहा हूं। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये रहा हमारा करंट का इक्वेशन। बाय अप्लाइंग केवीएल टू द गिवन सर्किट, यहाँ पे हमने रेजिस्टर लगाया वोल्टेज के साथ, एसी वोल्टेज के साथ, एक एसी सोर्स के साथ। तो देखो बेटा करंट का जो इक्वेशन है वो I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी है, और वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ना दोनों ही साइन फंक्शन से चल रहे हैं, दोनों ही साइन फंक्शन से चल रहे हैं। उसका मतलब जब करंट जीरो होगा तभी वोल्टेज भी जीरो होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो जब वोल्टेज जीरो होगा तब करंट भी जीरो होगा। तो दोनों जो है वो सेम फंक्शन से चल रहे हैं। यहाँ पे फेज जो है, कोई फेज है नहीं। तो यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी कहते हैं। अगर एसी सर्किट विद ओनली रेजिस्टर है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। तो हियर हियर वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या था, Vm sin ओमेगा टी, एंड करंट इज इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी। दोनों एक ही फंक्शन से चेंज हो रहे हैं, दोनों जो है वो एक ही फंक्शन से चेंज हो रहे हैं। सो यहाँ पे इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज, current and voltage both are in same phase. Current and voltage both are in same phase. यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस जो है वो जीरो है, बराबर। फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो फेज डिफरेंस जो होता है, phase difference is given by mode of phase of voltage, phase of voltage minus phase of electric current। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। दोनों जो है वो कैसे है, सेम फेज में, बराबर। चलो तो सेम फेज के साथ मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो फेज डिफरेंस, अगर आप डेल्टा बोलो, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल्टा बोले तो वो जीरो होगा। क्या होगा, फेज डिफरेंस डेल्टा जीरो होगा। बस ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, बराबर। तो इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, चलो ग्राफ बना लेते हैं वोल्टेज और करंट का टाइम के साथ।
ग्राफ ऑफ वोल्टेज एंड करंट, उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो बहुत ही बढ़िया ग्राफ है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल होती है ये सब चीजें। ये एसी सर्किट अगर आप बनाना सीख गए, बराबर, अलग अलग कंपोनेंट के साथ अगर बनाना सीख गए, तो इंडिविजुअल अगर आता है तो उसका कॉम्बिनेशन जो है ना वो जरूर आ जाएगा, बराबर। चलो, तो वोल्टेज, वोल्टेज और करंट, बराबर। तो वोल्टेज तो हमारा जो है ना वो वीएम साइन ओमेगा टी से चल रहा है, बराबर। तो वोल्टेज जो है वो V इज इक्वल्स टू क्या है, Vm साइन ओमेगा टी। और करंट की वैल्यू जो मिली वो क्या है, Im साइन ओमेगा टी, है ना। चलो, तो वोल्टेज जो है वो वोल्टेज का ग्राफ साइन फंक्शन से चेंज हुआ और ये भी साइन। तो क्या ये दोनों ग्राफ मतलब वोल्टेज और करंट एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे? नहीं। ये चीज आपको कहां से पता चलेगी? सबसे पहले यहाँ पे मैं Vm और Im की वैल्यू देखूंगा। Vm और Im की वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको। मान लो Vm जो है और Vm और Im क्या होता है, पहले तो Vm और Im को समझना जरूरी है। Vm और Im जो है वो वोल्टेज और करंट की, वोल्टेज और करंट की पिक वैल्यू। वोल्टेज और करंट की क्या है बेटा, पिक वैल्यू। तो Vm और Im से आपको ये पता चलेगा कि मान लो कोई एक फंक्शन आपको ऐसा दिया है, V इज इक्वल्स टू ऐसा दिया है भाई 20 साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल्स टू ऐसा दिया है बेटा 10 साइन ओमेगा टी। तो दोनों की पीक वैल्यू सेम हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि Vm ग्रेटर देन Im है, ग्राफ ड्रॉ करते समय Vm लेस देन Im है, वो देखना पड़ेगा। तो Vm अगर ग्रेटर देन Im है तो उसका ग्राफ थोड़ा बनाओ तो उसकी पीक वैल्यू जो है ना वो ज्यादा रखोगे करंट की पीक वैल्यू से। ऐसे केसेस में जब Vm ग्रेटर देन Im होता है तब। तो मान लो कि यहाँ पे मैं Vm ग्रेटर देन Im बना रहा हूं, तो देखना ध्यान से। Vm का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, बराबर। Vm का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। वोल्टेज, उसकी पिक वैल्यू ये जो है वो पिक वैल्यू वोल्टेज की प्लस Vm वाली वैल्यू, और ये जो है वो वोल्टेज की नेगेटिव पिक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। नाउ नाउ यहाँ पे ध्यान दो कि अगर Vm ग्रेटर देन Im है तो V और I सेम फेज से तो चल रहे हैं, बट I की जो पिक वैल्यू होगी ना वो कम होगी। I की जो पिक वैल्यू होगी वो कम होगी। देखो, तो I का ग्राफ होगा बट उसकी पिक वैल्यू जो है ना वो कम होगी। दोनों होंगे मैक्सिमम एक ही टाइम पे, बट Im की जो पिक वैल्यू जो है ना वो Im की जो पिक वैल्यू है, Im की जो पिक वैल्यू है वो वोल्टेज की पिक वैल्यू से कम होगी। मतलब Im जो है वो वोल्टेज की पिक वैल्यू से कम। यहाँ पे देखो, दोनों नेगेटिवली मैक्सिमम एक साथ होंगे। दोनों जो है वो नेगेटिवली मैक्सिमम जो है वो एक साथ होंगे, बराबर। तो नेगेटिवली मैक्सिमम जो है वो एक ही साथ होंगे, वापस से जीरो एक ही साथ हो रहे, वापस से मैक्सिमम भी एक ही साथ हो रहे। ऐसा बिल्कुल चलता ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल जो है वो चलता ही जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक बात जो है वो मैं बता दूं, ये जो है वो माइनस ऑफ Im है, ये माइनस ऑफ Im, बराबर। ये वापस से प्लस ऑफ Im और ये प्लस ऑफ Vm इस पॉइंट पे। तो वोल्टेज और करंट, ये हमारा I और ये हमारा वोल्टेज, दोनों ही सेम फेज में चल रहे हैं, दोनों ही सेम फेज में चल रहे हैं, बराबर। तो ये होता है एसी सर्किट विथ ओनली रेजिस्टर। तो अगर ये आपको पूछ रहे तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो होता है, और फेज डिफरेंस जीरो होता है। करंट और वोल्टेज के इक्वेशन आपको देखने से पता चलेगा दोनों एक ही फंक्शन से चेंज हो रहे हैं, बराबर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है एसी सर्किट विथ ओनली रेजिस्टर के लिए। चलो, तो सेकंड सर्किट पर चलते हैं। सेकंड सर्किट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बराबर।
अभी इसका जो फेजर डायग्राम है, इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, फेजर जो है ना उसके लिए मैं अलग ही लेक्चर बनाने वाला हूँ, बराबर। तो फेजर जो है उसकी अभी चिंता मत करो, फेजर डायग्राम बहुत ही सिंपल होता है, बराबर। आपने कहीं सुना भी होगा भाई फेजर डायग्राम होता है हर एक एसी सर्किट के लिए, बट अगर फेजर डायग्राम अलग से सीखोगे तो ये सबके फेजर डायग्राम जो है ना बहुत ही इजी मैं बना दूंगा, बराबर। चलो अभी खास इतना याद रखो कि एसी सर्किट विद ओनली रेजिस्टर है तो उसमें वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस नहीं है, और वोल्टेज और करंट की इक्वेशन कैसे है वो सब आपको याद रखना है। चलो नाउ इसके बाद एसी सर्किट विद ओनली इंडक्टर, इंडक्टर जो है वो हमारा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि मान लो कि हमारे पास अगेन हमारा एसी सोर्स विच इज वीएम साइन ओमेगा टी, और उसी सोर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं अभी इंडक्टर के साथ। देखना तो पड़े ना भाई कि क्या हो रहा है। रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करने के बाद पता चला, क्या पता चला भाई, पता चला कि भाई आई और वी जो है वो तो सेम फेज में है। क्या ये बात इस इंडक्टर वाली सर्किट के लिए सही है या अलग होता है? चलो ध्यान देना यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, राइट। ये V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी आपका एसी सोर्स, और यहाँ पे इंडक्टर, यहाँ पे इंडक्टर। चलो तो इंडक्टर को कनेक्ट आपने कर दिया है टाइम के, टाइम के मतलब एक फेज पर, यहाँ पे मान लो ये प्लस है और करंट जो है वो ऐसे जा रहा है। तो इंडक्टर में उसी टाइम जहां से करंट की एंट्री होती है वो प्लस, और उसी टाइम यहाँ पे माइनस। वैसे तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ बनाएगा और बैक ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस करेगा, बराबर। बट वो सब हम अभी डीप में नहीं जाएंगे। अभी हम एक टाइम पर ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, जब पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल होती है तब यहाँ पे जब पॉजिटिव होगा तब करंट जो है वो यहाँ से इस तरह से फ्लो करेगा, और उसी टाइम में हम जो है वो केवीएल लगा रहे हैं, बराबर। तो बाय अप्लाइंग केवीएल टू द गिवन सर्किट, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, बराबर। दो ही कॉम्प मतलब दो ही वोल्टेज जो यहाँ पे ड्रॉप होंगे, देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहे, तो माइनस से प्लस जाओगे तो ये होगा वोल्टेज ऑफ सोर्स पॉजिटिव, और यहाँ पे प्लस टू माइनस जाओगे तो वो होगा V माइनस VL इक्वल्स टू 0। नाउ V क्या है, V तो V हमें पता चला, देखो V इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, Vm साइन ओमेगा टी, और VL इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, इसका जो EMF है ना वो आपको पता होना चाहिए। EMF क्या है इसका, EMF जो है वो आपको सेल्फ इंड्यूस EMF पता होना चाहिए, क्या है, L इंटू डी बाई डी टी, where नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ लेन्स लॉ। मैग्नीट्यूड में लिखो तो ये प्लस, बराबर। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो होगा L इंटू डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। हमें वोल्टेज का यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हमें पता है, V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी हमें पता है। तो हम करंट का इक्वेशन लेके आएंगे, करंट का इक्वेशन यहाँ से लेके आना है और देखना है जैसे हमने आगे किया कि क्या दोनों सेम फंक्शन पर है, क्या दोनों अलग अलग फंक्शन पर है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, L इंटू डी आई बाई डी टी। चलो तो ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, Vm साइन ओमेगा टी डी टी एज इट इज, और नीचे जो है वो L हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी आई, क्या होगा डी आई। तो नाउ यहाँ पे आपको देखो इंटीग्रेशन कर लो, दोनों साइड जो है मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे डी आई है तो वो मुझे करंट मिल जाएगा, सो दोनों साइड जो है वो आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं, देखो Vm
साइन ओमेगा टी और नीचे एल इंटू डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी आई। नीचे क्या होगा? इंटीग्रेशन डी आई। चलो, सो Vm by L is constant, Vm by L is constant, और ये साइन ओमेगा टी डी टी जो है वो साइन ओमेगा टी डी टी का क्या होगा? देखो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं बेटा, ध्यान दे। साइन ओमेगा टी डी टी जो है ना, उसमें देखो साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, बट यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और इस ओमेगा को हम नीचे लिखते हैं, बराबर? इंटीग्रेशन है ना, तो नीचे लिखेंगे। सो ये होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आई। अभी ये चीज समझने लायक है, यहाँ पे हम ब्रेक लगा रहे हैं। देखो, सो आई इज इक्वल्स टू, मैं इसे इस तरह से लिखूंगा, जरा ध्यान देना बेटा। यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू मैं ऐसे लिखूंगा, आई इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन ध्यान से देखना, वीएम बाय माइनस जो है ना वो एज इट इज, बराबर, माइनस एज इट इज, माइनस वीएम बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस सी। अभी यहाँ पे ब्रेक लगाना बनता है। क्यों ब्रेक लगानी है? ये क्या आ गया है ऐसा? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, देखो ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हमने लिखा, कहीं रेफरेंस बुक या फिर कहीं जगह पे आप पढ़ोगे तो वहां पे इस चीज को मतलब निगलेक्ट कर देते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन मतलब कांस्टेंट जो है वो नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट क्यों नहीं लिखना है वो समझना जरूरी है। क्यों नहीं लिखना है वो समझना जरूरी। इसे मैं दो तरह से समझाऊंगा, ध्यान देना। यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू क्या है इक्वेशन? माइनस वीएम बाई ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस सी, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस सी। नाउ इस इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को अगर एनसीईआरटी की हमारी टेक्स्ट बुक में देखे तो वहां पे ऐसा बोला है, देखो अगर ये t इक्वल्स टू 0 टाइम पर बात करें तो करंट की वैल्यू 0 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी टर्म है वो 0 होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिखूं, आपने डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2। अगर लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन को मुझे सही बताना है, तो i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2, मतलब प्लस के दो टर्म है, प्लस के आजू बाजू दोनों टर्म्स जो है वो करंट ही बताते होंगे। ये दोनों टर्म को करंट ही होना पड़ेगा अगर ये इक्वेशन को सही है। ये इक्वेशन तो सही है, हमें पता है, बट अगर ये इक्वेशन सही है तो i इज इक्वल टू, मैं पहले टर्म को मैं i1 लिखूंगा और कांस्टेंट को i2, बट होंगे ये जो c कांस्टेंट है ना वो भी करंट ही होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ रही है? डायमेंशनल एनालिसिस में हम सीख चुके हैं 11th में कि ये जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में करंट है, तो राइट हैंड साइड जो समेशन है ना उसके दो टर्म्स भी करंट ही होने चाहिए। तो अगर ये I2 0 नहीं होगा, जब I 0 है, टोटल करंट 0 है इनिशियल टाइम, तो I2 0 नहीं होगा तो फिर कैसे आप लिखोगे टोटल करंट 0? तो कांस्टेंट जो है उसको इनिशियली जो है हम एट टाइम t इक्वल्स टू 0, I 0 है इसीलिए हम c इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक चीज समझ लो। यहाँ पे प्लस सी वाला टर्म जो है अगर वो कांस्टेंट हम घोषित कर देते हैं, अगर हम उसे कांस्टेंट घोषित कर देते हैं तो वो 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो वेरिएशन में ही होना चाहिए। कौन सा करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे सी जो है वो 0 होना चाहिए। तो आप डायमेंशनल एनालिसिस से समझो या फिर अपने तरीके से, जो करंट है ना, करंट वो चेंज होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए सी को हम क्या लिख रहे हैं? इसे 0 लिख रहे हैं। तो ये जो टर्म्स है, मतलब ये जो बातें है ना बेटा, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। रट्टा मारोगे ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल ही नहीं, बड़ा ऐसा नहीं करना है। तो
इज इट क्लियर? यहाँ पे Vm बाय माइनस Vm बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस सी इज इक्वल टू आई। तो अगर ये सी जीरो है तो अभी क्या होगा, बराबर? कई जगह पे आपको सीधा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, बट उनके पीछे जो वो कहना चाहते हैं वो ये है, बराबर? सो माइनस Vm बाय ओमेगा एल को एज इट इज ब्रैकेट में और कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस सी वाला टर्म वो तो जीरो हो गया। सो आई इज इक्वल्स टू ये मिलेगा माइनस ऑफ आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। अभी यहाँ पे तकलीफ, क्या तकलीफ है भाई, देखते हैं क्या तकलीफ है। चलो, वोल्टेज का इक्वेशन जो है इसे मैं इक्वेशन 2 कह दूं, और वोल्टेज का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, वोल्टेज का इक्वेशन हमें पता है, V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। वोल्टेज और करंट में फंक्शन तो अलग अलग है, बट उससे कंपेयर करने के लिए, उसमें फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको एक फंक्शन जो है वो चेंज करना पड़ेगा। मतलब वोल्टेज तो हमारा Vm sin ओमेगा टी है, करंट के इस फंक्शन को, करंट के इस फंक्शन को, मतलब ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इसी इक्वेशन में मैं क्या करूंगा बेटा, ये cos ओमेगा टी जो है ना उससे साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। इस इक्वेशन को साइन में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो समझो यहाँ पे कि cos ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट कैसे करें, बराबर? चलो, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे, बराबर, और फिर इस हम मैक्सिमम आई एम की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है उसकी भी हम बात करेंगे। पहले इस फंक्शन को चेंज कर दें। नाउ दो तरीके होते हैं, हमें पता है कि साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा वो होता है कॉस थीटा, और साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा वो भी होता है कॉस थीटा। यूनिट सर्कल, बी ग्रुप वाले बच्चे याद कर ले, बी ग्रुप वाले बच्चे याद कर ले, बी ग्रुप वाले बच्चे याद कर ले। देखो यहाँ पे, बराबर? तो एक सिंपल सी चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो कि अगर ये एक्स वाई ये होता है ऑल एस टी सी, है ना, ऑल एस टी सी है कि नहीं? ऑल एस टी सी में अगर आप पाई बाई टू से घूम रहे हो, पाई बाई टू से घूम रहे हो, तो ये माइनस पाई बाई टू भी कह सकते हो या 3 पाई बाई टू, पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू या 3 पाई बाई टू बोल सकते हो। नीचे उस वहां से घूम रहे हो तो फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे साइन है तो ये कॉस होगा, साइन जो है उसका कॉस होगा, और जो पॉजिटिव साइन है वो ऑल एस टी सी के साथ आपको लेनी है। बट यहाँ पे ऑलरेडी पहले माइनस है, ऑलरेडी पहले माइनस है। चलो, अगर मैं ये लेता हूँ, चलो ये वाला लेता हूँ, ये साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा को ओमेगा टी कंसीडर कर लो। चलो, अगर मैं इसे इस तरह से ले रहा हूँ, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू, देखो ये माइनस को अभी निगलेक्ट ही करो, बराबर, माइनस को अभी निगलेक्ट ही करो, बराबर। चलो, तो माइनस को निगलेक्ट करते हैं। अगर मैं साइन पाई बाई टू यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, मैं ऐसा ले रहा हूँ, तो कॉस ओमेगा टी को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा। देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू माइनस आई एम, कॉस ओमेगा टी की जगह पे क्या होगा, देखो साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। बट करंट के इक्वेशन के आगे अगर अगर मुझे माइनस को हटा देना है, इस माइनस को मुझे हटा देना है, तो क्या करूंगा मैं, देखो आपने पढ़ के रखा होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, बराबर, मैथ्स वाले बच्चे। अगर ये भी नहीं पता है तो आप देखो यहाँ पे कि अगर मैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखूं यहाँ पे, तो वो माइनस बार आएगा और ये प्लस हो जाएगा, बराबर। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, देखो वोल्टेज का इक्वेशन है ना, वोल्टेज का इक्वेशन वो है Vm साइन ओमेगा टी, वो है Vm साइन ओमेगा टी। तो मुझे इस इक्वेशन में ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है, क्या रखना है, पॉजिटिव।
तो आई एम साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी में अगर इसको इंटरचेंज कर दो तो ये क्या होगा, देखो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस आई एम साइन, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू प्लस आई एम साइन, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय टू क्या होगा, ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय टू। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारा देखो यहाँ पे v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस आप लिखोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री है ना, वो तो लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे इजीली आप कंपेयर कर सको दोनों इक्वेशन को, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को चुना। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, पर अगर हम कॉस थीटा की जगह पे मैं साइन पाई बाई टू प्लस मतलब पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी लेता तो यहाँ पे बाहर तो जो है ना वो माइनस रह जाता, बराबर। और ओमेगा टी जो है वो ओमेगा टी यहाँ पे दोनों के इक्वेशन कंपेयर करने के लिए देखो ओमेगा टी मस्ट बी पॉजिटिव, बस ये बात याद रखो। ओमेगा टी जो है यहाँ पे ऑलरेडी साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग है, तो एक्चुअली में आपको दोनों को इजीली कंपेयर कर सको, इसीलिए वोल्टेज और करंट के इक्वेशन को ऐसे हम लिख रहे हैं। तो क्या पता चला, देखो वोल्टेज का इक्वेशन जो है वो वोल्टेज का इक्वेशन वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 0, बट यहाँ पे ओमेगा टी में से पाई बाई टू आप सबट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है। करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेज में नहीं है, होंगे अलग अलग फेज में, है ना, अलग अलग फेज में होंगे। तो करंट जो है वो पाई बाई टू डिग्री पीछे चल रहा है। देखो वोल्टेज का इक्वेशन है वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आई का इक्वेशन जो है वो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि वोल्टेज एंड करंट बोथ आर जो है वो सेम फेज में नहीं है, बराबर, बोथ आर नॉट इन फेज, देयर इज सम फेज डिफरेंस, और वो फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का, बराबर। तो उसको ग्राफ बनाने से समझ में आ जाएगा। और एक स्टेटमेंट में लिखूं उससे पहले इस आई एम की बात कर लेते हैं। चलो आई एम इज इक्वल टू क्या है, आई एम इज इक्वल टू है वी एम बाई ओमेगा एल, बराबर। आई एम इज इक्वल टू नाउ आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल। तो जब भी हम ऐसा कुछ इक्वेशन देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है। कौन सी बात आती है कि वोल्टेज के नीचे जो है ना, वो वोल्टेज के नीचे तो क्या होना चाहिए, वोल्टेज के नीचे तो करंट, मतलब करंट के इक्वेशन में वोल्टेज के नीचे रेजिस्टेंस है ना, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, ऐसा दिमाग में आ रहा है। तो ये जो ओमेगा एल है वो उसे हम बोलेंगे, इस ओमेगा एल को बोलेंगे, एक होता है एसी रेजिस्टेंस, ये होता है एसी रेजिस्टेंस। क्या होता है ये, एसी रेजिस्टेंस। और इस एसी रेजिस्टेंस को जैसे हम रेजिस्टर जो है आप एक सर्किट में लगाते हो, बराबर, तो वो रेजिस्टेंस मतलब अपना कुछ ओमेगा जितना रेजिस्टेंस बनाएगा, 5 3 4 2 जितना भी होगा वैल्यू। ऐसा ही एसी सर्किट में इंडक्टर का बिहेवियर ऐसा ही है, वो जब हम सर्किट में एसी सोर्स के साथ लगाते हैं तो एक रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा, अपना एक रेजिस्टेंस बनाएगा। इंडक्टर जो है वो एक अपना रेजिस्टेंस बनाएगा, और वही रेजिस्टेंस, उसे एसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं, इंडक्टर के अपने रेजिस्टर को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज नोन एज एक्स ऑफ एल ओमेगा एल। तो एक्स ऑफ एल इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 2 पाई एफ एल, ओमेगा इज 2 पाई एफ एल। तो एक्स ऑफ एल इज प्रोपोर्शनल। देखो डीसी में ऐसा नहीं होता है, डीसी में ऐसा कोई एक्स ऑफ एल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है, डीसी में नहीं आती। एक्स ऑफ एल इज प्रोपोर्शनल टू एफ,
तो x ऑफ l इज प्रोपोर्शनल टू f। अगर आप यहाँ पे ग्राफ बना भी लोगे x ऑफ l और f का, तो वो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ऐसा, इज प्रोपोर्शनल टू f। तो देखो बेटा कि vm बाय जो है, अभी im का इक्वेशन ऐसे याद रखोगे, vm बाय x ऑफ l, वेयर x ऑफ l इज ओमेगा एल और इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, बराबर। तो आई एम इज इक्वल्स टू वी एम बाई एक्स ऑफ एल, ये आपको इक्वेशन याद रखना है, बराबर। चलो, तो नाउ और एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि एक्स ऑफ एल जो है उसका मैग्नीट्यूड, हाँ एसी सोर्स में आप मतलब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हो? तो एक सिंपल सी चीज है कि आपके पास एसी सोर्स लगा होगा, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, एल की वैल्यू होगी आपके पास, और बस यहाँ पे 2πfl कर दो तो आपको है ना उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, बराबर। तो एसी रेजिस्टेंस मतलब जो डीसी में रेजिस्टेंस आई इज इक्वल टू वी बाय आर लिखते थे, बराबर, वैसे ही एसी में इंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। तो x of l is proportional to f, x of l is proportional to f, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो नाउ हम आते हैं अपने ये कंक्लूजन पर कि I और V के बीच का रिलेशन क्या है। उसके लिए एक बड़ा सा मतलब ग्राफ बनाएंगे, और I और V का जो देखो यहाँ पे एकदम परफेक्ट से बताया कि भाई डेल्टा जो है वो फेज डिफरेंस 0 है, बट हमने इंडक्टर में पढ़ा, इंडक्टर में है कुछ बात अलग है भाई। इंडक्टर में क्लियरली दिख रहा है देयर इज समथिंग फेज डिफरेंस, मतलब देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, वो π/2 फेज डिफरेंस है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और एक जो है वो याद रखने लायक एक स्टेटमेंट में लिखूंगा, वो आपको दिमाग में रखना है। चलो, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ को है ना अच्छे से आपको ड्रॉ करना है, V वर्सेस I, और ये टाइम के साथ। चलो, तो पहले तो इक्वेशन लिख दो। I इज इक्वल्स टू क्या है? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ π/2, और V इज इक्वल्स टू क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी। तो मतलब करंट जो है वो पीछे चल रहा है, मैंने आगे ही बता दिया कि करंट जो है वो π/2 डिग्री से, मतलब π/2 डिग्री से, π/2 फेज से जो है ना वो पीछे चल रहा है, जबकि वोल्टेज जो है वो वोल्टेज आगे चल रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, बराबर। तो वोल्टेज को पहले फिक्स है ना, वोल्टेज हमारे साइन फंक्शन से, तो इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। वोल्टेज जो है वो हमारे फिक्स है। चलो, वोल्टेज को ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं। वोल्टेज जब आगे चलेंगे, वोल्टेज जब आगे चलेंगे, करंट जो है उसके पीछे पीछे चलेगा। बट जब वोल्टेज 0 है तब करंट, यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है। किसकी मैक्सिमम वैल्यू है? ये है ना वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू Vm है। जब वोल्टेज मैक्सिमम होंगे तब करंट जो है वो करंट 0 होना चाहिए। तो करंट है यहां से स्टार्ट होगा, देखो यहां से करंट जो है वो नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा। फिर जब वोल्टेज 0 हो जाएंगे तब करंट जो है वो करंट मैक्सिमम होगा, करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। अगेन वोल्टेज जब नेगेटिवली मैक्सिमम होंगे तब वोल्टेज जब नेगेटिवली मैक्सिमम होंगे तब करंट जो है, जो करंट है वो वापस से 0 हो जाएगा। बराबर, समझो इस चीज को। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वोल्टेज वापस से 0, वोल्टेज वापस से 0, इसका मतलब वोल्टेज जो है वो वापस से 0, तो इसका मतलब करंट जो है वो नेगेटिवली मैक्सिमम। वोल्टेज मैक्सिमम हुए तब करंट को 0 होना है, करंट को क्या होना है? 0 होना है। फिर वोल्टेज जो है वो वोल्टेज 0 हो रहे हैं, तो करंट को क्या होना पड़ेगा भाई? करंट को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो ऐसा जो है वो चलता ही जाएगा।
अगेन वोल्टेज नेगेटिवली मैक्सिमम, तो करंट को जो है वो क्या होना पड़ेगा, करंट को 0 होना पड़ेगा। तो ये जो है वो लगातार, ये जो है वो लगातार चलता ही जाता है। पहले मैक्सिमम कौन हुआ, देखो वापस से, वोल्टेज 0 थे, वोल्टेज मैक्सिमम हुए, तब करंट जो है वो 0 पर है। करंट मैक्सिमम होगा बट π/2 फेज के बाद होगा। देखो यहाँ पे करंट जो है वो मैक्सिमम, करंट जो है वो मैक्सिमम हो गया है, बराबर। और उसके बाद करंट जो है वो 0, तब वोल्टेज जाके नेगेटिवली मैक्सिमम, उसके बाद वोल्टेज जो है वो 0, करंट जो है वो नेगेटिवली मैक्सिमम। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल ही चलता जाएगा। और यहाँ पे जो प्यारा सा फेज डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा इज इक्वल्स टू π/2, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, बराबर। मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं यहाँ पे फेज डिफरेंस, बराबर। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, देखो क्या हो रहा है, देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट जो है उसका मतलब आपके सर्किट में खाली इंडक्टर लगा है। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज leads electric current by phase of 90 degree or we can say π/2। ये हमारा कंक्लूजन होगा। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट और AC सर्किट विथ ओनली इंडक्टर, इन AC सर्किट विथ ओनली इंडक्टर वोल्टेज लीड्स इलेक्ट्रिक करंट by phase of 90 degree, by phase of 90 degree, by phase of 90 डिग्री और π/2। तो वोल्टेज आगे आगे, करंट पीछे पीछे, यहाँ पे गेम चेंज। रेजिस्टर में ऐसा नहीं था, रेजिस्टर में जो था वो सीधा गेम था, V और I एक ही साथ एक फेज में चल रहे थे, बराबर। बट यहाँ पे है गेम जो है वो चेंज हो गई। क्या चेंज हुआ, वोल्टेज आगे आगे, करंट पीछे पीछे, डेल्टा π/2 फेज के साथ, बराबर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, किसके लिए, ओनली एल के लिए, मतलब एसी सर्किट विद ओनली एल और प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, बराबर है। चलो तो यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ अगली सर्किट जो है वो ये है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। क्या यहाँ पे फेज डिफरेंस है, नहीं है। चलो तो वापस से हमारा प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो कि हमारे पास एक एसी सोर्स है, राइट। एसी सोर्स हमने यहाँ पे लगा लिया है। नाउ हमें क्या करना है, देखो इस एसी सोर्स के साथ कैपेसिटर को आपको खाली लगा देना है। चलो लगा दो कैपेसिटर, अच्छे से लगाना भाई, अच्छे से इस कैपेसिटर को लगाना। और इस कैपेसिटर को लगा दिया है मैंने। नाउ V इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, Vm साइन ओमेगा टी हमारा वोल्टेज सोर्स, और ये कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर, बराबर। तो क्या करना है, देखो सिंपल सी चीज है, केवीएल अप्लाई करना है। वोल्टेज का इक्वेशन पता है, करंट का इक्वेशन लेके आओ, आई और वी के इक्वेशन को नजर के सामने रखो और देख लो फेज क्या है, बस ग्राफ बना दो, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एक टाइम के चलते, मतलब मान लो कि करंट का जो फ्लो हो रहा है ना, करंट का जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, तब यहाँ पे प्लस और माइनस, बराबर, ऐसे आप बता सकते हो। सर्किट में करंट जो है वो ऐसे बन रहा है। तो by applying KVL, सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। नाउ यहां से चलते हैं, देखो सोर्स से, तो ये होगा Vm साइन ओमेगा टी माइनस V ऑफ C इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0, बराबर। तो Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ये होगा VC QCV, ये होगा Q इक्वल्स टू CV, है ना। याद होना चाहिए, इस इक्वेशन को याद रखना है।
Vm साइन ओमेगा टी Q बाय C हो जाएगा। करंट कहां से लाए, करंट कहां से लाए, देखो लाते हैं, चार्ज कर लो इस इक्वेशन के साथ, Vm साइन ओमेगा टी इंटू सी। नाउ करंट का इक्वेशन आपने पढ़ के रखा होगा कि करंट जो होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी। क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो बस इसका आप डेरिवेटिव ले लो, इसका आप डेरिवेटिव ले लो। चलो डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो I इज इक्वल्स टू, देखो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है, आपको यहाँ पे केवीएल अप्लाई करके करंट का इक्वेशन लेके आना है, बराबर। तो I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी है, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो और साइन का हो जाता है कॉस Vm इंटू साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी, तो उसका होगा कॉस ओमेगा टी, और उसका ओमेगा जो है ना वो बाजू में लगेगा, तो Vm इंटू ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ये होगा इक्वेशन। नाउ I इज इक्वल्स टू, क्या मैं इस Vm कॉस ओमेगा टी को, क्या I इज इक्वल्स टू Vm कॉस ओमेगा टी ऊपर रख के क्या मैं इसे 1 बाय ओमेगा सी लिख सकता हूं? है ना, लिख सकते हो ना। तो 1 बाय ओमेगा सी को आप ऐसे रखोगे। नाउ समझो इस चीज को, 1 बाय ओमेगा सी एज इट इज। नाउ एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, देखो यहाँ पे कि जब भी हम ऐसा कुछ लिखते हैं, Vm के नीचे ये होगा 1 बाय ओमेगा सी इंटू इंटू कॉस ओमेगा टी। इस ब्रैकेट वाले टर्म को, इस ब्रैकेट वाले टर्म को ध्यान से देखो बेटा, इसे मैं लिख तो रहा हूं I इज इक्वल्स टू आई एम कॉस ओमेगा टी, बराबर। ये हमारा इक्वेशन तो आ गया, बट यहाँ पे एक चीज मुझे बतानी, वेर आई एम इज इक्वल्स टू जो है वो Vm के नीचे 1 बाय ओमेगा सी। जब V के नीचे कुछ ना कुछ देखते हो तो ये रेजिस्टेंस के जैसा लगता है। कैसा लगता है बेटा? रेजिस्टेंस की फीलिंग आती है यहाँ पे। क्या इज इक्वल्स टू वी बाय आर, आई इक्वल्स टू वी बाय आर, तो नीचे वोल्टेज के नीचे जो भी है ना वो रेजिस्टेंस के जैसा लगता है, और फीलिंग भी ऐसी आती है कि रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो है, ये रेजिस्टेंस ही है। और ये जो रेजिस्टेंस है ना वो हम 1 बाय ओमेगा सी जो रेजिस्टेंस है उसे एसी रेजिस्टेंस, बट वो होता क्या है, वो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे एक्स ऑफ सी इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी। एक्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, 1 बाय ओमेगा सी। तो एक्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी, और इसे लिख सकते हो 1 बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। So here x of c is proportional to 1 by frequency. Again ये DC में जो है वो नहीं होता है, बराबर। DC में फ्रीक्वेंसी का खेल ही नहीं होता है, जो खेल जब फ्रीक्वेंसी का है वो AC के साथ है। तो यहाँ पे अगर मैं x of c वर्सेस फ्रीक्वेंसी का मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह से मिलेगा, देखो बराबर। ये ग्राफ जो है वो ऐसे मिलेगा। तो x ऑफ c इज प्रोपोर्शनल टू f, और ये होता है कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ आप लगाओगे, कैपेसिटर को आप एसी सोर्स के साथ लगाओगे तो वो बिल्कुल अपना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो बनाएगा, और वही रेजिस्टेंस को आप बोलोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बराबर। तो ये चीजें हो गई यहाँ पे, देखो x ऑफ c इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय f। नाउ यहाँ पे I और V का क्या रिलेशन है वो देखना पड़ेगा ना। तो पहला जो इक्वेशन था ना वोल्टेज का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो वोल्टेज का इक्वेशन, वोल्टेज का इक्वेशन है Vm साइन ओमेगा टी, और हमारा करंट का इक्वेशन I इज इक्वल्स टू आई एम कॉस ओमेगा टी, बराबर। एक सिंपल सी चीज यहाँ पे
हमने सीखी आगे कि साइन अगर मैं π/2 प्लस थीटा और इस थीटा को मैं ओमेगा टी कंसिडर करूं तो वो हो जाता है कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो बस इसे ऐसा लिखो कि आई एम साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। सर π/2 माइनस ओमेगा टी नहीं लिख सकते? π/2 माइनस ओमेगा टी नहीं लिख सकते? चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? तो साइन अगर मैं π/2 माइनस ओमेगा टी लू, यहाँ पे पहला टर्म क्या है? यहाँ पे पहला टर्म क्या है? वोल्टेज में देखो, वोल्टेज में जो है वो ओमेगा टी है। तो हमारे करंट के इक्वेशन में भी पहला टर्म ओमेगा टी होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, इस ओमेगा टी को यहाँ पे और इस π/2 को यहाँ पे। तो साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी अगर आप ऐसे लिखोगे तो ओमेगा टी माइनस π/2 आप ऐसे लिखोगे बेटा, तो यहाँ पे आपको बार माइनस लेना पड़ेगा। बट एक्चुअली में यहाँ पे तो आई एम कॉस ओमेगा टी पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस आपको लेना पड़ेगा। बट वो तो कर नहीं सकते ना, इसीलिए हम ये प्रिफर नहीं करते हैं। अगर मैं साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लिखूं तो देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आप जब इंटरचेंज करते हो ना π/2 और ओमेगा टी को, तो माइनस वाले टर्म में यहाँ पे आपको माइनस लेना पड़ता है। बट अगर ये ओमेगा टी प्लस π/2 यानी π/2 प्लस ओमेगा टी को मैं ओमेगा टी प्लस π/2 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस वाले में तो आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ता है, बराबर। तो इसीलिए इसे प्रीफर करेंगे π/2 प्लस ओमेगा टी को, बराबर। तो ये बेसिक सा मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। बी ग्रुप वाले बच्चे खास ध्यान दें। चलो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखो, चलो क्या लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू आई एम साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। तो क्या देखने को मिला? एक्चुअली में क्या होता है, मैंने आगे भी समझा, ये होता है 0 डिग्री। और ये π/2 यहाँ पे देखो, साइन आप ऐसा भी लिखो तो कोई पूछेगा नहीं क्यों लिखा, लिख सकते हो भाई, कोई तकलीफ नहीं। तो देखो इस इक्वेशन को, देखो इस इक्वेशन को प्यार से। ओमेगा टी प्लस ये 90 डिग्री चला, करंट जो है वोल्टेज से आगे चलेगा, वोल्टेज से आगे चलेगा, बराबर। तो करंट जो है वो वोल्टेज से आगे चलेगा, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो पीछे रह जाता है। वोल्टेज जो है वो क्या करता है बेटा? वो पीछे रह जाता है, बराबर। तो यही कहानी है इन तीन सर्किट की, बराबर। और देखो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसका एकदम बढ़िया सा स्टेटमेंट लिख देंगे और उसको समराइज भी करेंगे। देखो कि ग्राफ जो है ना वो ऐसे बनेगा। देखो, ग्राफ ऐसे बनेगा यहाँ पे। चलो, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ V और I वर्सेस T का ग्राफ। अभी देखना, ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से देखना, बराबर। कि आपके पास वोल्टेज और करंट की इक्वेशन है, यहाँ पे लिख के रखे मैंने। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, इसको हम पहले प्लॉट कर देते हैं। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। बस ये तो अपना फिक्स ही रहता है। अब जो है वो जबरदस्त होने वाला है। देखो, I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। तो आपको π/2 फेज रखना है, पर ग्राफ ड्रॉ करते टाइम आपकी नजर यहाँ पे होनी चाहिए। देखो, ये कॉसाइन फंक्शन है, तो कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। मतलब जब साइन 0 होता है तब कॉस की वैल्यू तो मैक्सिमम होती है ना, 1। तो यहाँ से शुरू होगा। तो जब ये तो हमारा ग्राफ होगा, देखो ये जो ग्राफ है ना वो वोल्टेज का है, इसे आपको कुछ भी नहीं कहना है, बराबर। और ये जो ग्राफ है ये आई का स्टार्ट होगा यहाँ से, बराबर। तो ये आई का ग्राफ यहाँ से चला। वोल्टेज जब मैक्सिमम होंगे तब करंट की वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाएगी। और वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम कब होंगे भाई? कभी तो मैक्सिमम होंगे ना भाई। तो कभी क्या, कभी मैक्सिमम होंगे। कब होंगे? जब ये
वोल्टेज जो है वो कम होके जीरो हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे ये वोल्टेज जीरो होने के साथ करंट जो है वो मैक्सिमम होगा, और वोल्टेज जो है जब नेगेटिवली मैक्सिमम होंगे तब करंट जो है वो क्या हो जाएगा, करंट जो है वो क्या हो जाएगा, देखो जीरो हो जाएगा, बराबर। करंट जो है वो जीरो हो जाएगा, बराबर। तो इसे अच्छे से बनाते देखो यहाँ से, कि यहाँ से करंट जो है, देखो वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, वोल्टेज जीरो करंट जो है वो मैक्सिमम, वोल्टेज नेगेटिवली मैक्सिमम तो भी हमारा करंट जो है वो जीरो हो जाएगा, करंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर। तो करंट जो है वो यहाँ से जीरो हो गया, फिर जाके वोल्टेज वापस से जीरो हुआ, तब करंट जो है वो मैक्सिमम होगा, फिर जब जाके वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होता है तब ये वापस से जीरो हो जाएगा करंट, फिर वोल्टेज जब जीरो होता है तब ये मैक्सिमम होगा, और ऐसा जो है वो बिल्कुल ही चलता ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही चलता ही जाएगा, बराबर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बराबर। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, देखो इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते बेटा, इसको आप निगलेक्ट बिल्कुल ही नहीं कर सकते, बराबर। तो जो भी पॉइंट्स है वो मैं वापस से बता रहा हूँ, देखो करंट और वोल्टेज, करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट होगा, और इन दोनों के बीच प्यारा सा फेज डिफरेंस यहाँ पे बता रहा है, देखो फेज डिफरेंस जो है वो मैग्नीट्यूड में पाई बाय 2, देखो तो करंट जो है वो मैक्सिमम था तब वोल्टेज जीरो है, करंट जब जीरो हुआ तब वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम, वोल्टेज जब जीरो हुआ तब करंट मैक्सिमम, मतलब दोनों के बीच जो है ना वो पाई बाय 2 90 डिग्री का फेज चल रहा है, बराबर। तो ये हमारा जो है वो करंट का ग्राफ। तो ऐसे ही अगर आप सीखो बेटा तो सबसे अच्छा है, वो आजीवन याद रहता है, बराबर, जीवन के अंत तक याद रहेगा, ये एसी सर्किट की कुछ ऐसा सर ने सिखाया था, बराबर। चलो तो ये होगा एसी सर्किट विद ओनली कैपेसिटर, जिसमें हमने इक्वेशन भी बना दिए वोल्टेज और करंट के, और उसमें फेज भी जो है ना वो फेज भी हमने बता दिए। तो यहाँ पे सब चीजें जो है ना वो, हाँ एक नोट हम लिख लेते हैं, लास्ट सर्किट के लिए जो है वो एक नोट बना लेते हैं। ये सर्किट में हमने क्या देखा भाई, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट कौन आगे कौन पीछे, बराबर। इसको शॉर्ट में याद रखेंगे, फेजर से सबसे शॉर्ट में याद रखेंगे, बट अभी के लिए इक्वेशन देखो, वोल्टेज और करंट जो है ना वो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन देखो, कि वोल्टेज में हमने साइन ओमेगा टी देखा और आई इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, तो वोल्टेज जब जीरो होता है तब आई जो है वो मैक्सिमम होता है, बराबर। तो करंट जो है इसमें आगे चल रहा है, करंट जो है वो पहले मैक्सिमम हो जा रहा है, बराबर। तो करंट जो है वो लीडिंग है और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, बराबर, वोल्टेज जो है वो लैग्स बिहाइंड इलेक्ट्रिक करंट, इन कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज लैग्स बिहाइंड इलेक्ट्रिक करंट बाय फेज ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2। देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होती है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होती है तो उसमें बी और आई का फेज जो है ना वो जीरो होता है, वो फेज कुछ होता ही नहीं, वो फेज क्या होता है, जीरो होता है, बराबर। यहाँ पे हमने लिख के रखा है, देखो इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, बट जब इंडक्टर की बात आती है, बराबर, इंडक्टर की बात आएगी, तो इंडक्टर की बात आती है तो यहाँ पे देखो इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहे हैं, बराबर, वोल्टेज जो है वो क्या करेंगे, लीड करेंगे। चलो
और यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो है वो लीड कर रहा है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स पोटेंशियल और करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2। तो ये सब चीजें जो है बेटा वो आपको याद रखनी पड़ेगी। बराबर, ये सब चीजें जो है ना वो अपने दिलो दिमाग में बिठा लो बेटा। इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज लैग्स बिहाइंड इलेक्ट्रिक करंट बाय फेज ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2। बराबर, तो ये कंप्लीट हुआ ग्राफ के साथ। बराबर, ये कंप्लीट मैंने सिखाया। एसी सर्किट जो मेनली आपको यूजफुल होगी, मेनली आपको जो है वो यूजफुल होगी कहाँ पे, तो जनरली जब आप इस सर्किट का कॉम्बिनेशन बनाओगे, आरएल सर्किट बनानी पड़ेगी, आरसी सर्किट बनानी पड़ेगी, बिकॉज हर एक का अपना अलग अलग यूज होता है। बराबर, तो अलग अलग सर्किट आप जब बनाओगे तब आपको है ना इसका मेन 3 कंपोनेंट के साथ कैसा बिहेवियर है वो आना चाहिए। बराबर, इसको समराइज करते हैं और फिर जो है हम इस सेशन को हम एंड करेंगे। देखो, तो इसका अच्छा सा समरी लिखते हैं। तो important points regarding 3 circuits. What are the important points? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 तरह की अलग अलग सर्किट्स मिली। बराबर, 3 अलग अलग तरह की सर्किट्स मिली और उसी सर्किट को ध्यान में रखते चलो उसी 3 सर्किट्स को ध्यान में रखते हुए, बराबर, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट विच इज ओनली आर, फिर होगा ओनली एल, फिर होगा ओनली सी। बराबर, तो एसी सर्किट विथ ओनली एल आर सी। बराबर, आप ऐसे शॉर्ट में याद रखो। चलो, तो यहाँ पे ओनली आर से शुरुआत करते हैं। चलो, ओनली आर से शुरुआत करते हैं। तो क्या था इक्वेशन, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी और v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो v और i, v and I both are in same phase. v and I both are in same phase. दोनों सेम फेज में, दोनों सेम फेज में। बराबर, चलो नाउ नेक्स्ट वन इज ओनली एल। भाई ओनली एल है। चलो, तो यहाँ पे देखो कि करंट और वोल्टेज की इक्वेशन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2 और v इज इक्वल्स टू तो हमारा फिक्स है साइन ओमेगा टी, बी एम साइन ओमेगा टी। बराबर, सो नाउ यहाँ पे क्या होगा, देखो वोल्टेज जो है वो लीड कर रहे हैं, वोल्टेज लीड्स एन इलेक्ट्रिक करंट बाय फेज ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 और ओनली सी वाला सर्किट। चलो, ओनली सी वाला सर्किट क्या कह रहा है भाई, ओनली सी वाला जो सर्किट है वो क्या कह रहा है। चलो, तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ओनली सी वाला जो सर्किट है वो क्या कह रहा है, उसमें आई का जो इक्वेशन है वो आई का इक्वेशन क्या होता है। देखो, कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो वोल्टेज पीछे चल रहा है, तो आई का इक्वेशन था आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 और वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी। बराबर,
तो ये इक्वेशन के चलते यहाँ पे I और V, उसके चलते हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो पीछे चल रहे हैं, बराबर। सो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड इलेक्ट्रिक करंट बाय फेज ऑफ 90 डिग्री, और I लीड्स एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I लीड्स ऐसा लिखते हैं, करंट लीड्स पोटेंशियल V by phase of 90 डिग्री, बाय फेज ऑफ 90 डिग्री, बराबर। तो ये जो सारी चीजें है बेटा वो आपको याद रखनी पड़ेगी। वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं आर के लिए। हाँ, इसकी टेक्निक है, बराबर। अभी के लिए जब फेजर सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसकी एक टेक्निक बहुत ही अच्छी बताऊंगा, कौन आगे कौन पीछे सब कुछ क्लियर हो जाए। बट अभी के लिए टेक्निकली जो है वो याद रखो। वोल्टेज लीड्स एन इलेक्ट्रिक करंट बाय फेज ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2, बराबर। और आई लीड्स पोटेंशियल बाय फेज ऑफ 90 डिग्री, बराबर। ये लीड करेगा, इसमें वोल्टेज लीड करेगा, इसमें करंट लीड करेगा, बस ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो ये था कंप्लीट लेक्चर ऑन एसी सर्किट्स, बेसिक फंडामेंटल हमने क्लियर किया। सर्किट विथ ओनली रेजिस्टर, ओनली इंडक्टर एंड ओनली कैपेसिटर। अगला लेक्चर जो होगा वो फेजर के ऊपर होगा और उसमें भी मजा आएगी, बराबर। फेजर एक बार सीख लोगे तो ये सब जो हमने सीखा उसको मैं 2 या 3 मिनट में आपको सब कुछ याद करवा दूंगा, बराबर। तो ये सब आपको याद रखना है। और करंट के इक्वेशन जो है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आई एम इज इक्वल्स टू बी एम बाई आर, यहाँ पे आई एम इज इक्वल्स टू बी एम बाई एक्स ऑफ एल, और यहाँ पे आई एम इज इक्वल्स टू बी एम बाई एक्स ऑफ सी। हाँ, ये चीजें जो है वो आपको पता है, बट ये आपको याद रखना है। एक्स ऑफ एल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्स ऑफ सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बराबर। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये सब आपको याद रखना है इस पूरे लेक्चर में। जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने लिखवा दिए, बराबर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम फेजर सीखेंगे। टिल देन टेक केयर।